বিয়ন্ড মেমোরিজ চ্যানেলে আপনাদের সকলকে স্বাগত। 9 মে 2023 থেকে ভারত সরকারের সংস্কৃতি মন্ত্রক ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালে শুরু করেছে কলকাতার প্রাক্তন ও বর্তমান ইতিহাসকে তুলে ধরার জন্যে এক অনবদ্য 3D লাইট অ্যান্ড সাউন্ড শো। এই শো সম্পর্কে সম্পূর্ণ তথ্য জানতে শেষ অবধি ভিডিওটি অবশ্যই দেখবেন এবং লাইক, শেয়ার অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব করতে কিন্তু ভুলবেন না। पहले खाती थी दाल चावल, अब डिमसम है इन। हाथी की होती थी शानदार सवारी, अब फ्लाईओवर की है बारी। कुछ बदलता हुआ, कुछ पहले सा है कलकत्ते का सीन। इस डोम की ऊंचाई से ये सारे नजारे देखती हूँ मैं। कितने किस्से कहानियां हूँ मैं समेटे हुए। तो शुरू करें, 1, 2, 3। कभी बनता था पटचित्र मेरा, अब बनता है मीम। उम्र है मेरी 300-400 साल और हजारों है थीम। लड़की तो भली है ये, मगर ना जाने क्या क्या बोल जाए। तभी खुद आ गया मैं बनाने एक बेहतरीन टीम। देवियों और सज्जनों, इनसे मिलिए। आप लोग जहाँ बैठे हैं, किसी समय ये यहाँ घूमा करते थे। जुरासिक पार्क से पार्क स्ट्रीट का सफर तो बहुत लंबा है। अगर वहां से शुरू करोगी तो मोबाइल फोन तक पहुंचते पहुंचते 52 एपिसोड का सीरियल बन जाएगा। क्यों ना हम ब्लैक एंड व्हाइट के जमाने से शुरू करें? तो फिर मैं वहां से शुरू करूं? 16 जनवरी 1941 की रात एक गाड़ी 38/2 एल्गिन रोड से तेजी से निकलती है और सीधा घुस जाती है बंगालियों के दिल और आत्मा में। नहीं नहीं, नेताजी सुभाष चंद्र बोस तो उससे बहुत पहले से कलकत्ते की आत्मा में बस चुके थे, जब वो 1930 में कलकत्ता के मेयर बने थे। यही नहीं, बतौर कांग्रेस प्रेसिडेंट वे पूरे भारत के दिल और दिमाग में बसते थे और ब्रिटिश सरकार की आंखों में धूल झोंक कर 3-4 बार भेस बदल कर बचना, ये तो पूरा थ्रिलर है। नेताजी के बाद ऐसा अमर सुपर हीरो कलकत्ते को फिर कभी नहीं मिला। अच्छा, तो चलो ये भी बता दो कि कलकत्ते का सबसे बड़ा विलेन कौन है? इस पर तो मैं एक ऐसे विलेन का नाम लूंगा जिसका कोई नाम ही नहीं। नाम ही नहीं मतलब? 1989 में लगातार 6 महीनों तक एक अनजान व्यक्ति रात के अंधेरे में सड़क पर सोते हुए 13 बेघर लोगों का पत्थर से खून करता है। मीडिया ने उसे नाम दिया स्टोन मैन। नहीं 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 नहीं, इतने भयानक किस्से से इतिहास की शुरुआत होगी? मुझसे पूछो तो सबसे बड़ा विलेन है अमिताभ बच्चन। अमिताभ बच्चन? वो क्यों? वाह भाई वाह, नौकरी की तो कलकत्ते में, थिएटर किया तो कलकत्ते में, पर फिल्मों की बारी आई तो पहुंच गए बंबई। क्या जाता अगर बांग्ला सिनेमा में ही रोमांटिक हीरो बन जाते? इस लॉजिक से तो क्लिफ रिचर्ड का बचपन भी यही गुजरा है, कलकत्ता में। अरे मतलब हावड़ा में, एक ही बात है। वो भी यही रहते तो शायद सुमन चटर्जी की जगह खुद ही जीवनमुखी गाने लगते, है ना? और पेले, वो भी तो कलकत्ता आए थे। और लियोनेल मेसी, वो भी तो। देखो, मैं एक बात साफ कह दूं, फुटबॉल को लेकर कोई मजाक नहीं। 1911 IFA शील्ड के फाइनल में मोहन बागान क्लब के जांबाज खिलाड़ियों ने अंग्रेज टीम ईस्ट यॉर्कशायर रेजिमेंट को 2-1 स्कोर से हरा दिया था।
जरा सोचो तो, अंग्रेजों के राज में पराधीन देश अंग्रेज टीम को ही हरा देता है, और एक ऐसा दल जिसमें सभी भारतीय हैं। कलकत्ते के इतिहास में जगमगा रहा है ये दिन। वाकई, पर उसी साल ही तो भारत की राजधानी कलकत्ता से बदलकर दिल्ली कर दिया गया था। उससे पहले 139 सालों तक मैं ही तो राजधानी था, ब्रिटिश भारत का मोस्ट इंपॉर्टेंट शहर। ओहो, तो इसमें दुखी होने की क्या बात है? उन दिनों कलकत्ते में स्वाधीनता आंदोलन की एक ऐसी लहर थी जो अंग्रेजों से संभाले नहीं संभल रही थी। तभी उन्होंने 1905 में तय किया कि बंगाल को 2 भागों में बांट दिया जाए। लॉर्ड कर्जन ने एक चिट्ठी में लिखा था, कलकत्ता षड्यंत्र का एक महाकेंद्र बन गया है, इसे इस सिंहासन से हटाना ही पड़ेगा। अरे याद नहीं, सुरेंद्रनाथ बैनर्जी के नेतृत्व में राष्ट्रवादी इंडियन एसोसिएशन यहीं पर तो बनी थी। फिर यहीं गठित हुई ऑल इंडिया नेशनल कॉन्फ्रेंस, जिससे आगे चलकर कांग्रेस का जन्म हुआ। तभी तो अंग्रेज सुरेंद्रनाथ को सरेंडर नॉट बुलाते थे, और इसी पुरजोर विरोध के चलते ही तो अंग्रेज बंगाल के टुकड़े करने में असफल रहे। हाँ, तभी तो 6 साल बाद गुस्से में आकर राजधानी को ही बदल डाला। पता है इससे क्या साबित होता है? कि तुम एक बहुत ही प्रभावशाली शहर हो, अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने वाला शहर। हाँ, जिसे एक दिन मजा के तौर पर जुलूस नगरी के नाम से पुकारा जाएगा, या फिर बीमार नगरी। अरे जाने दो, तुम्हें तो लोग सिटी ऑफ जॉय के नाम से भी पुकारते हैं। और ये भी तो सच है कि ब्रिटिश काल में तुम ब्रिटिश साम्राज्य के दूसरे खास शहर के रूप में जाने जाते थे। मतलब लंदन के बाद तुम्हारा ही नाम आता था। अरे वो तो बस पैसों के लिए, सिर्फ कर संग्रह और झूठ विक्रय से ही अंग्रेज करोड़ों रुपए कमा लेते थे। क्या मुसीबत है? अगर कलकत्ते की निंदा करूं तो तुम चिढ़ जाते हो, और तारीफ करूं तो खुद ही निंदा करने लगते हो। मतलब बस बहस करनी है ना? बहस करना तो मेरे खून में है। जानते हो भारत में पहला सेंसरशिप कानून क्यों बनाया गया था? क्यों? 1872 में जब गिरीश घोष ने इसी शहर में नेशनल थिएटर का गठन किया था। उनका पहला नाटक था दीनबंधु मित्रा का नील दर्पण। अच्छा। 3 साल बाद ये नाटक पूरे भारत में टूर कर रहा था। उसी दौरान एक दिन लखनऊ में यह नाटक चल रहा था, तो जिस सीन में भारतीय किसान आकर अत्याचारी नीलकर साहब को मारता है, उसे देखकर दर्शकों के बीच बैठे हुए ब्रिटिश सेना ने स्टेज पर चढ़कर सब तोड़ फोड़ करनी शुरू कर दी। क्या बात करते हो? अगले ही साल जब प्रिंस ऑफ वेल्स ने कलकत्ता का दौरा किया, तो समूह ने तुरंत उनके स्वागत समारोह को लेकर एक व्यंग्य नाटक का मंचन किया। क्या बात? उसके बाद अत्याचारी पुलिस कमिश्नर को लेकर भी एक और नाटक। फिर क्या था, तुरंत लागू हुआ ड्रामेटिक परफॉर्मेंस एक्ट, सेंसर की तलवार। जिसमें सेंस ज्यादा हो उसके पीछे सेंसर तो पड़ेगा ही। वहीं दूसरी तरफ जेम्स हिकी को देखो। 1870 में जब उन्होंने यहाँ से भारत का पहला समाचार पत्र द बंगाल गैजेट प्रकाशित किया, तब वे लेडी हेस्टिंग्स की गतिविधियों की आलोचना भरे लेख छापने से भी नहीं चुके। ठीक उसी तरह जैसे तुम्हारे आजकल की लिटिल मैगजीन सिस्टम का दोषारोपण करती रहती है। पूरा दिन विरोध, गुस्सा, अथॉरिटी पर व्यंग, यही सब यहाँ के लोगों के पेट में उबलता रहता है। तभी तो कलकत्ता वालों का लिवर जो है ना, इतना कमजोर है। अजी, ना तो हमारे लिवर में कुछ खराबी है और ना ही हमारे कैंटिलीवर में। हावड़ा ब्रिज एक कैंटिलीवर ब्रिज है ना? ये सन 1943 से इसी तरह खड़ा है, एकदम सही सलामत। सो तो है, हर रोज लाखों गाड़ियां, बस, ट्रक, रिक्शा इस पर से ही तो गुजरती हैं। फिर भी ये टस से मस नहीं हुआ। और सबसे हैरान करने वाली बात ये है कि इस पूरे ब्रिज में एक भी स्क्रू यानी पेंच नहीं है। इसीलिए तो जिन लोगों के दिमाग का स्क्रू ढीला है, वे अक्सर हावड़ा ब्रिज के ऊपर चढ़ जाते हैं। लेकिन वहां से क्या नजारा मिलता होगा, इमेजिन कर सकती हो? मैं इमेजिन नहीं कर सकती,
लगभग 100 सालों से विक्टोरिया मेमोरियल की चोटी पर अपने पंख फैलाए खड़ी हूँ मैं। क्या आपको कोई अंदाजा है कि मैं यहाँ से क्या क्या देख सकती हूँ? मैंने प्रेम में डूबी जोड़ियाँ, उनकी नोकझोंक, ये सब देखे हैं। निकम्मे लोगों की भीड़ भी, और अकेडमी ऑफ फाइन आर्ट्स की एक्सपेरिमेंटल पेंटिंग्स भी। एक तरफ रेस कोर्स की घुड़सवारी की दौड़ में बेशुमार पैसे लुटाना, और दूसरी तरफ क्लबों में कोट पैंट पहने कलकतिया बाबुओं का अंग्रेजीपन। व्यूज और न्यूज तुम मुझे सिखाओगे? मैं तो तुम्हारी नस नस से वाकिफ हूँ। सिर्फ वाकिफ ही नहीं, तुम पर मेरी संगत का असर भी दिखता है। कभी तो हवा के झोंके से तुम तेजी से गोल गोल घूमने लगती हो, तो कभी गठिया के दर्द से तुम घूमना ही भूल जाती हो। और ये इमारत जिस पर तुम्हें इतना गर्व है, कभी तो इसे ताजमहल की नकल कहा जाता था। क्या बात करते हो? अरे हाँ, क्या इसे गाय के गोबर से काला नहीं किया गया था ताकि जापानी उस पर बमबारी न कर सके? इसमें इतना हंसने की क्या बात है? तुम्हारे मुंह पर भी कुछ कम कालिख नहीं पुती है। उसी दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जब सैकड़ों लोग तुम्हारी सड़कों पर भूखमरी से तड़प कर मर रहे थे, तब कहाँ थी तुम्हारी विरोधी प्रवृत्ति? जब कलकत्ता वासी सड़कों पर उन मरते हुए लोगों को लांघ कर ऑफिस जाते थे, मौज मस्ती करते थे, इन भूख से बिलखते लोगों की आह को दबाने के लिए अपने घरों के दरवाजे बंद कर ग्रामोफोन पर गाने सुनते थे, तब कहाँ था तुम्हारा विरोध? देखो, मानता हूं कि जितना करना चाहिए था उतना तो खैर नहीं हो पाया, लेकिन यह भी सच है कि उस दौरान शहर की गली मोहल्ले में मुफ्त रसोई भी खोली गई थी, और वो भूखमरी तो सरकार, राजनीतिज्ञों और आला अफसरों द्वारा रचाई गई थी। स्वयं विंस्टन चर्चिल भी इतने सारे लोगों की मृत्यु की जिम्मेवारी से पल्ला नहीं झाड़ सकते थे। क्या तुम जानते हो इस अकाल के बारे में उन्होंने क्या कहा था? वैसे ही कम खाने वाले बंगालियों की भूख मजबूत यूनानियों की तुलना में कम गंभीर है। इंसान इतना असंवेदनशील कैसे हो सकता है? ये भी मत भूलना, बिजोन भट्टाचार्य द्वारा रचित अद्भुत नाटक नौबान्नो इसी भूखमरी पर आधारित था, और इसका मंचन भी इसी शहर में किया गया था। ये तुमने बिल्कुल सही कहा। इसका श्रेय तो तुम्हें ही जाता है। 1942 में स्थापित इप्टा यानी इंडियन पीपल्स थिएटर एसोसिएशन वामपंथी कलाकारों का ही संगठन था, जिसने कलकत्ता को न जाने कितने अनमोल रत्न दिए। और सिर्फ नौबान्नो ही क्यों, यहाँ से तो कई यादगार गाने, नाटक और फिल्मों का जन्म हुआ। इसी इप्टा ने ही तो कई जगमगाते हीरे दिए हमें। उत्पल दत्तो, ज्योतिरिंद्रनाथ मोइत्रो, देवव्रत विश्वास, सुनील चौधरी और इन्हीं के भाव शिष्य थे मृणाल सेन। यह दौर कितना प्रेरणादायक था ना। समाज को बदलने के लिए कला को एक हथियार के रूप में उपयोग करके हजारों लोगों को उत्कृष्टता और जुनून के साथ प्रेरित किया था इप्टा मूवमेंट ने। मानो ये एक महान क्रांति का नेतृत्व करने वाले जादुई रथ की तरह था, जो एक अथक यात्रा कर रहा था। 1943 में पड़े अकाल के लगभग 170 वर्ष पहले बंगला सन 1176 में आई भूखमरी भी तो इंसानों की ही देन थी। ब्रिटिश द्वारा रचित भूखमरी वो जनता को बड़ी बर्बरता से निचोड़ कर लगान वसूल करते थे। उन्होंने किसानों को अपने धान के खेतों में अफीम और नील बोने के लिए मजबूर किया था। उस समय भी तो मेरे सीने में गिरकर लाखों असहाय लोगों ने जान गंवाई थी, और मैं बस चुपचाप देखता रह गया। काश उस समय भी एक आईपीटीए होती। तुम्हारा इतिहास जागते रहने का इतिहास है, लेकिन सोते रहने का भी। अच्छा ये बताओ, 19वीं सदी में जब बंगाली बाबू लोग अपनी पालतू बिल्लियों की शादी में बेशुमार धन बर्बाद कर रहे थे या गुलाब जल में स्नान कर रहे थे, तब तुम किस हालत में थे जनाब? आधी नींद में या ऊँघते हुए? আমারে ফ্রড করে প্রাণ কৃষ্ণ
কোথায় গেলি আমারে ফ্রড করে প্রাণ কৃষ্ণ কোথায় গেলি আই এম ফর ইউ ভেরি সরি আই এম ফর ইউ ভেরি সরি আমার तब मुझे बड़ा मजा आता था। पूरे बदन पर तेल मलकर 4 घोड़ों वाली गाड़ी पर सवार होकर नदी में स्नान करने के लिए निकलने का एक अलग ही ग्लैमर होता है। ये तो मानती हो ना? और जरा सोचो, अगर बाबुओं की वो शोशेबाजी ना रहती तो तवायफों का नाच देखने का भी चलन नहीं रहता। फिर ना तो उनके पैसों से ढेर सारे स्कूल कॉलेज खुलते और ना ही मेरा सबसे खूबसूरत और जगमगाता त्योहार दुर्गा पूजा अस्तित्व में आता। दुर्गा पूजा नहीं होती? मगर क्यों? अरे शोभा बाजार के बाबू नवकृष्ण देव ने ही तो मदरसे बनाने के लिए ढेर सारे रुपए दिए थे, सड़कें बनवाई थी और पूरे देश भर से गायकों संगीतकारों को बुलवाकर बड़े बड़े संगीत सम्मेलन करवाते थे। और उन्होंने ना केवल पलासी की लड़ाई में सिराजुद्दौला के खिलाफ साजिश में भाग लिया, बल्कि अंग्रेजों की जीत के चलते ही तो हमारे कैलेंडर में दुर्गा पूजा को इतना महत्वपूर्ण स्थान मिला। क्या बात करते हो? दुर्गा पूजा की शुरुआत उसी व्यक्ति ने की जिसने बंगाल को अंग्रेजों के हाथ में सौंपने का षड्यंत्र रचा था। बिल्कुल। शायद बंगाल अंग्रेजों के हाथों कभी ना आता अगर 1756 में सिराजुद्दौला अपनी विशाल सेना लेकर मुझ पर आक्रमण न करता। अगर वो ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना की जमकर धुनाई ना करता तो अंग्रेज इतनी जल्दबाजी में एक नवाब के विरुद्ध जंग में कभी ना उतरते। जंग में तो वे जरूर उतरते, बस उनके प्रॉपर नाउन सब बदल जाते। और वैसे भी वो इस मुल्क पर कब्जा किए बिना कहां बैठे रहने वाले थे। 24 अगस्त 1690 को मूसलाधार बारिश के बीच कंपनी के एजेंट जॉब चार्नॉक ने जैसे ही अपनी नाव यहाँ बांधी, बस तभी से समय का पहिया घूमा और तुम्हारे इतिहास की शुरुआत हुई। यहाँ मैं तुमसे सहमत नहीं हूँ, एक नहीं 2 पहलुओं से। चार्नॉक के पहुंचने के बहुत पहले कवि कंकन मुकुंद राम ने मेरे विषय में लिखा था। उससे भी पहले 1495 में कवि विप्रदास पिपिलाई ने अपना मनसा मंगल काव्य में भी मेरा जिक्र किया था। अच्छा? सावर्ण राय चौधरी के परिवार अंग्रेजों के आने के पहले से ही कलकत्ता में जमींदार थे। भाई वाह। मेरे इतिहास की शुरुआत तो बहुत पहले से हुई थी। और ना ही तुम ये कह सकती हो कि चार्नोक के आगमन के साथ साथ चीजें भी बदतर हो गई। राम मोहन राय ने सतीदाह प्रथा बंद जरूर करवाई थी, लेकिन इतना बड़ा काम क्या वो अकेले कर सकते थे? यदि लॉर्ड बेंटिंक उनकी सहायता ना करते सो तो ठीक। क्या माइकल मधुसूदन दत्त बंगला काव्य का रुख बदल सकते अगर उन पर मिल्टन का प्रभाव ना पड़ता? क्या बंकिम चंद्र बंगला में पहला उपन्यास लिख पाते अगर उन्होंने वॉल्टर स्कॉट ना पढ़ा होता? बिल्कुल सही। क्या ईश्वर चंद्र विद्यासागर विधवा विवाह का प्रचलन शुरू कर पाते यदि उन्हें अंग्रेजों का सहयोग नहीं मिलता? कि क्या अनाप शनाप बोले जा रहे हो? तुम कैसे भूल गए कि शहीद खुदीराम बोस के पार्थिव शरीर पर फूलों की वर्षा करने के लिए हजारों लोगों ने तुम्हारी सड़कों पर लाइन लगाई थी। तुम्हारे राइटर्स बिल्डिंग के अत्याचारी ब्रिटिश अफसर को गोली मारने के बाद विनय बादल दिनेश ने आत्महत्या की थी। और हाँ, तुम्हारे एक प्रसिद्ध बैरिस्टर चित्तरंजन दास, वही जिनके कपड़े पेरिस से धुलकर आते थे, उन्होंने भी तो अपने सारे यूरोपियन कपड़ों को जलाकर खादी पहनना शुरू कर दिया था। और जिस व्यक्ति को उन्होंने अलीपुर बमबारी मामले में बाइज्जत बरी करवाया था, वो कोई और नहीं बल्कि पोएट ऑफ पेट्रियोटिज्म अरविंद घोष थे। अरे तुम तो वो शहर हो जहाँ क्रांतिकारी संगठन अनुशीलन समिति का गठन हुआ था।
हाँ सो तो है, मगर ये भी तो सच है, जिस मॉन्यूमेंट को 1828 में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा दो युद्ध में जीत हासिल करने की खुशी में कमांडर डेविड ऑक्टरलोनी की याद में बनवाया गया था, 1969 में उसी का नाम बदलकर शहीद मीनार रख दिया गया, जिसे भारत के स्वाधीनता संग्राम में हुए शहीदों को समर्पित किया गया। इसमें नाराज होने की क्या बात है, मैं तो बस सोच रहा था। इसे कहते हैं ख्याली पुलाव पकाना। अगर कलकत्ता की सड़कों पर शेर चीते घूमते रहते तो फिर क्या होता? अरे बंगाल का शेर यानी कि बाघ, वो तो बहुत प्रसिद्ध है और वो कलकत्ता में ही रहते थे। कलकत्ता विश्वविद्यालय, जिसकी स्थापना 1857 में हुई थी, उसके ठीक 50 साल बाद 1907 में उन्होंने इसकी कमान संभाली और पूरी जिम्मेदारी के साथ उसका एक नया रूप दे डाला। वो थे सर आशुतोष मुखोपाध्याय। और बब्बर शेर? बब्बर शेर यानी सिंहो, हाँ वो भी है। काली प्रसन्न सिन्हा या काली प्रसन्न सिंहो, जिन्होंने एक ओर महाभारत का अनुवाद किया था तो दूसरी ओर मुझे लेकर हुतुम पेंचार नोक्शा भी लिखा था। और गैंडा, उसका क्या? गेंडा तो वो लोग हैं जिनकी मोटी खाल को कलकत्ता के महापुरुषों की शिक्षा भी भेद नहीं कर पाई। उन्होंने राम मोहन राय की निंदा की और विद्यासागर के बारे में व्यंग्य गीत भी लिख डाले और हर गली मोहल्ले में गाते फिरते रहे, और वो सब उन्हें बर्दाश्त भी करना पड़ा। वास्तव में यही बातें दर्शाती हैं कि वे सब महापुरुष अपने समय से कितने आगे थे। विवेकानंद को भी तो ये सुनना पड़ा कि वे कोई सन्यासी नहीं थे, क्योंकि उन्होंने ईसाइयों की भूमि का दौरा किया और मांस खाया, जबकि उन्होंने ही शिकागो में अपने असाधारण भाषण से भारत का नाम रोशन किया। उनके गुरु श्री रामकृष्ण को भी तो सुनना पड़ा था कि वे अनपढ़ हैं, जबकि उन्होंने अपने सहज भाव तथा धर्म ज्ञान के प्रकाश से अनगिनत ज्ञानी और विद्वानों को एकत्रित कर लिया था। ये वही महात्मा है जिन्होंने जो तो मौत तो पौत का प्रचार किया, यानी कि जितने दृष्टिकोण हैं उतने ही रास्ते हैं। उन्होंने न केवल सर्वधर्म समभाव की बात की, बल्कि कलकत्ता के जीवन दर्शन के बारे में भी बताया। रविंद्रनाथ टैगोर को भी कुछ कम नहीं सहना पड़ा। उन्हें तो यह भी कहा गया था कि उनकी सभी लेखनी अस्पष्ट है और उन्होंने बिल्कुल बेतुके उद्देश्यों को लेकर शांति निकेतन की स्थापना की है, परंतु उनको मिले नोबेल पुरस्कार आज भी मेरी गौरव गाथा की पहली पंक्ति है। 1911 में भारत की राजधानी के दर्जे से भले ही मुझे विस्थापित कर दिया गया, लेकिन उसके सिर्फ 2 साल बाद ही मेरे सिर पर एक ऐसा ताज पहनाया गया जिसकी चमक कभी भी कम नहीं होने वाली। नोबेल कमेटी ने घोषणा की रविंद्रनाथ टैगोर को उनके गहरे, संवेदनशील, ताजा और सुंदर कविता के कारण पुरस्कार से सम्मानित। ही शहर से 6 नोबेल पुरस्कार विजेताओं की कल्पना कर सकते हो, और वो भी 5 अलग अलग क्षेत्रों में। 1902 में रोनाल्ड रॉस को नोबेल प्राइज मिला चिकित्सा विद्या के लिए। 1930 में फिजिक्स के लिए नोबेल मिला सीवी रमन को। 1979 में मदर टेरेसा को नोबेल शांति पुरस्कार प्राप्त हुआ और 1998 में अमर्त्य सेन को नोबेल मिला इकोनॉमिक्स के लिए, और 2019 में अभिजीत विनायक बंदोपाध्याय को वैश्विक स्तर पर गरीबी कम करने की ओर किए गए उनके कार्यों के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ऐसा नहीं है कि नोबेल मिलना ही सब कुछ है। वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बोस ने भले ही नोबेल पुरस्कार ना जीता हो, लेकिन वो मेरे आकाश के एक जगमगाते सितारे हैं। उनकी प्रतिभा पेड़ पौधों में जीवन की खोज से लेकर रेडियो के आविष्कार तक फैली हुई है। आचार्य प्रफुल्ल चंद्र राय इंग्लैंड की रॉयल केमिकल सोसाइटी द्वारा केमिकल लैंडमार्क पुरस्कार से सम्मानित होने वाले पहले गैर यूरोपीय थे। बोस आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स के मानक वाहक सत्येंद्रनाथ बोस के नाम पर बोसोन गण का नाम रखा गया है।
भारत में स्टैटिस्टिक्स चर्चा के जनक योजना आयोग के वास्तुकार प्रशांत चंद्र महालानबिस भी इसी शहर के निवासी थे, जिनका जन्मदिन अब नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे के रूप में मनाया जाता है। मुझे तुम्हारे गुब्बारे को पंचर करने का बेहद अफसोस है, लेकिन विज्ञान का ये महान केंद्र कभी कभी अवैज्ञानिक सनकियों का केंद्र भी बन जाता है। 1857 में कलकत्ता में अचानक मृतकों के वापस लौटने की अफवाह फैली। किसी ने कहा इस साल जितने लोगों की मौत हुई है वे सभी लोग काली पूजा की रात को लौट आएंगे। और फिर कुछ लोग बोले नहीं, पिछले 10 सालों में जितने लोगों की मौत हुई है वे सभी 15वीं कार्तिक को वापस लौट आएंगे। पूरे शहर में हलचल मच गई। बहुत से लोग बेचैनी से अपने मृतक परिजनों के लौटने का इंतजार करने लगे। इस पर गाना भी बना लिया गया था, पता है? मर गया था जो आ रहा लौट के, बहता हुआ आ रहा है राना घाट पे, पतली गर्दन उसकी और पेट है फूला सा, पानी पी पी कर बन गया है जली सा। गिल्टी एज चार्ज्ड। 1979 की अफवाह भी कुछ कम नहीं थी कि अमेरिका द्वारा भेजा गया सैटेलाइट स्काईलैब कभी भी टूटकर गिर पड़ेगा। लोगों का बस चलता तो वो आसमान की ओर देखते हुए ही सड़क पर चलते। कोई तो पूरा दिन हेलमेट पहनकर ही घूमते थे। हाँ, स्काईलैब के कुछ टुकड़े गिरे जरूर थे, लेकिन वो ऑस्ट्रेलिया था, पर्थ और उसके आसपास के कुछ अन्य जगहों पर। कलकत्ता से उसका दूर दूर तक कोई संबंध नहीं था। लेकिन सबसे बड़ी अफवाह या शायद पागलपन था कि गणेश जी ने दूध पीना शुरू कर दिया। 1995 की एक दोपहर को, याद है तुम्हें? चाहे वो मंदिर के गणेश हो, कैलेंडर के गणेश हो या फिर दीवार पर टंगे गणेश हो, सभी गणेश जी ऐसे दूध पी रहे थे जैसे कि मानो उनका जीवन उसी पर निर्भर हो। सभी दूध लेकर सिर के बल भाग रहे थे कि अपने निकटतम गणेश जी को दूध पिलाया जाए, मानो अगर वे इस मिरेकल को देखने से चूक गए तो उनके पुण्य का जो कोटा है ना वो कम हो जाएगा। इसे ही कहते हैं डिरोजियो का फैंटम पंच। तुम उसे जानती हो? तुम्हारे से काफी पहले एक 17 साल का एंग्लो इंडियन लड़का जो हिंदू कॉलेज में अंग्रेजी का शिक्षक था, जिसने अपने छात्रों से कहा तर्क करो, मान्य करो, अपने तर्क का उपयोग करो, परंपरा को चुनौती दो। और उसके लगभग सभी छात्र, उन्हें शिष्य कहना बेहतर है, जो दूर दूर तक यंग बंगाल के रूप में फैल जाते हैं और जुट जाते हैं समाज को सुधारने की कोशिश में। ये सब भी तो यहीं पर हुआ था ना? मुझे अच्छे से याद है किस प्रकार उन युवाओं ने रूढ़िवादी ब्राह्मणों को झकझोर कर समाज को सुधारने की कोशिश की। 70 के दशक में एक और युवा दल ने हिंसापूर्ण नक्सल आंदोलन के माध्यम से ठीक उसी प्रकार सिस्टम पर प्रचंड प्रहार करने की कोशिश की थी। लेकिन इस बार बम और गोलियों से समाज सुधार की इस प्रक्रिया का प्रशासनिक जवाब भी बहुत जोरदार था, क्योंकि तब तक राजनीतिक परिस्थिति काफी जटिल हो चुकी थी। वो एक भयानक दौर था। रात भर बम के विस्फोटों और पुलिस जीपों की गड़गड़ाहट सुनाई देती थी और सुबह होते ही नजर आती थी गंगा के तट पर बहते हुए न जाने कितने प्रतिभाशाली युवकों की लाशें। गर्म जवान खून के धब्बों से तुम्हारा शरीर उस दिन लाल हो गया था। विचारधारा और परंपरा खो गए थे एक नए मुखौटे के पीछे। हाँ, जो तो मौत तो पौत। नक्सल आंदोलन किसी के लिए आतंक का कारण बना तो किसी के लिए रोमांटिक नॉस्टैल्जिया। चीन का चेयरमैन हमारा चेयरमैन, इस स्लोगन को लेकर कुछ लोग मुंह बनाकर मंद मंद मुस्कुराते भी थे। पर मुझे बताओ, क्या कोई यहाँ रहकर चीन के नेता से प्रभावित नहीं हो सकता? क्या कलकत्ता विश्व नागरिकता का केंद्र नहीं? हाँ, यहाँ मैं तुमसे बिल्कुल सहमत हूँ। अकेला हिंदू कॉलेज ही इस बात का एक शक्तिशाली प्रमाण है। अंग्रेजी भाषा सीखनी है, पाश्चात्य संस्कृति को समझना है और उसे अपनी संस्कृति के साथ जोड़ना है। इन सिद्धांतों को लेकर, इन उद्देश्यों को लेकर भारत के अन्य किसी प्रांत में इस प्रकार का एक स्कूल स्थापित करना शायद नामुमकिन था। 1817 में अंग्रेजों और बंगालियों ने मिलकर एक ऐसा काम किया जो ना किया होता तो शायद
बंगाल रेनेसा नहीं होता। हाँ बिल्कुल, मगर बंगाल रेनेसा का सोचता हूं तो वाकई विश्वास नहीं होता। अकेले ठाकुर परिवार को ही देख लो, ऐसा लगता है मानो 10-10 प्रतिभाशाली व्यक्तियों के गुण उनके परिवार के एक एक सदस्य में भर दिए गए हो। द्विजेंद्र नाथ ठाकुर, जिन्होंने संस्कृत से बांग्ला में मेघदूतम का अनुवाद किया, बांग्ला में दर्शन शास्त्र पर किताबें लिखी, आशुलिपि के बांग्ला संस्करण में सुधार किया और यहां तक कि बक्से बनाने पर भी एक किताब लिख डाली। सत्येंद्र नाथ ठाकुर ये प्रथम भारतीय आईएएस थे और उस जमाने में अपनी पत्नी को अपने साथ विदेश लेकर गए। अच्छा। ज्योतिरेंद्र नाथ ठाकुर एक श्रेष्ठ चित्रकार, नाट्यकार, निर्देशक और अभिनेता थे। देवेंद्र नाथ ठाकुर ने तो सिर्फ 3 घंटों में डिक्टेशन देकर ब्राह्मो धर्म पर पूरी किताब ही लिख डाली। गगनेंद्र नाथ ठाकुर एक असाधारण चित्रकार थे। वो कार्टून बनाने के साथ साथ क्यूबिस्ट पेंटिंग भी बनाते रहे। क्या बात है। और अवनिंद्र नाथ के चित्र और कहानियां दोनों ही बंगाली संस्कृति का खजाना माने जाते हैं। मैं तो रॉय परिवार से भी बहुत प्रभावित हूँ। उपेंद्र किशोर रॉय चौधरी एक ओर वायलिन बजा रहे थे और दूसरी ओर बांग्ला में बाल साहित्य की रूपरेखा तैयार कर रहे थे। उन्होंने बच्चों के लिए एक पत्रिका प्रकाशित की और उनके आविष्कार ने हाफ टोन प्रिंटिंग में क्रांति ला दी। उनके बेटे सुकुमार राय ने अपने हास्य छंद और गद्य से सभी को चौंका दिया। उनकी नॉनसेंस क्लब की बैठकों में प्लेटो से लेकर तुर्गनेव तक सभी पर गंभीर चर्चा होती थी। मुझे तो ऐसा लगता है वे हर सुबह पूर्व और पश्चिम दुनिया की सारी बेहतरीन चीजों को एक गिलास में घोलकर पी जाते थे। सिंथेसिस करने की ये क्षमता तो हमारे अंदर हमेशा से रही है ना। 1835 में पश्चिमी चिकित्सा विज्ञान से स्थानीय लोगों को शिक्षित करने के लिए मेडिकल कॉलेज की स्थापना की गई। फिर बाद में नृत्य कलाकार उदय शंकर ने रूसी नृत्यांगना आना पावलोवा के साथ हाथ मिलाया और पेश किया विश्व विख्यात बैले राधा कृष्ण। 1955 में सुकुमार राय के बेटे सत्यजीत राय ने अकेले ही अपनी पौथेर पांचाली के जरिए भारतीय सिनेमा में न्यू वेव शैली की शुरुआत की। वो हमेशा कहते थे कि हॉलीवुड फिल्म में देखे बिना वो कभी भी फिल्म निर्माण का अपना व्याकरण नहीं बना सकते थे, जबकि विदेशियों को उनकी सिनेमा में हमेशा शुद्ध भारतीयता की ही झलक मिलती थी। ग्रहण करना, आत्मसात करना और अवशोषित करने की ये क्षमता तो मेरी रग रग में दौड़ती है। बिल्कुल सही। सत्यजीत राय ने पूर्व और पश्चिम दोनों को समान रूप से मुग्ध किया है। तभी तो 1992 में उन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट ऑस्कर अवार्ड से सम्मानित किया गया। वही क्यों, उसी वर्ष की शुरुआत में सुब्रतो मित्रों को भी सिनेमेटोग्राफी में उत्कृष्टता के लिए ईस्टमैन कोडाक लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सराहा गया था। कितनी अजीब बात है ना। सुब्रतो मित्रों सत्यजीत राय की शुरुआती फिल्मों में कैमरामैन हुआ करते थे। अफसोस कि उन्हें कभी भी वे प्रसिद्धि नहीं मिली जो दुनिया के सर्वश्रेष्ठ सिनेमेटोग्राफर में से एक के रूप में उन्हें मिलनी चाहिए थी। माफ करना, गुमनाम नायकों के प्रति तुम्हारा ये जो जुनून है ना, कि मेरी समझ से परे है। समझ ही नहीं आता कि तुम असल में उदार हो या अत्यधिक आलोचनात्मक। जब भी दुनिया आपके शहर के किसी का गुणगान करे, कलकत्ता वासी तुरंत एक दूसरे व्यक्ति को पेश कर देंगे और कहने लगेंगे, भाई इनमें क्या कमी है, इन्हें इनका हक क्यों नहीं मिला। क्यों नहीं, कलकत्ता के लोग विजेताओं को लेकर जश्न मनाना भी जानते हैं और साथ साथ जो लोग पीछे छूट गए हैं उनका सम्मान करना भी। हम उन लोगों की उपेक्षा नहीं करते जिन्होंने पुरस्कार नहीं जीता, जो बिना प्रसिद्धि के ही चले गए, क्योंकि हम जानते हैं
कि किसी कलाकार या विचारक का मूल्यांकन कैसे किया जाता है, ये देखकर कि उन्होंने कितना पुरस्कार एकत्रित किया है, ना कि ये समझकर कि उन्होंने कितना सोना बटोरा है। इसीलिए जब तक रविंद्रनाथ याद रहेंगे तब तक जीवनानंद दास भी, जब तक सत्यजीत राय तब तक ऋतिक घटक भी, जब तक शंभु मित्रो तब तक बादल सरकार भी, जब तक सुनील गंगोपाध्याय तब तक कोमल कुमार मुजुमदार भी। जिस प्रकार हम पंकज राय को सर माथे पर रखेंगे, उसी प्रकार शूटे बैनर्जी को भी। जैसे हेमंतो, मान्ना, सुंधा इनको सिंहासन पर बैठाएंगे, वैसे ही सुचित्रा मित्रो, कनिका बंदोपाध्याय को भी सलामी देंगे, और साथ ही निर्मला मिश्रो, प्रतिमा बंदोपाध्याय को भी, और निखिल बैनर्जी के सितार वादन में कहीं खो जाएंगे। ये कोई सनक नहीं, इसे कहते हैं गहरी अंतर्दृष्टि। समझे? समझे। लेकिन कृपया मुझे ये बताइए कि ये केवल जाने माने लोगों पर ही क्यों लागू होता है? ये सोच 1947 में विभाजन के बाद आए शरणार्थियों पर क्यों नहीं लागू हुई? वो भी तो हारे हुए थे। उनके प्रति इतना तिरस्कार क्यों? इतनी उपेक्षा क्यों? ये तो बहुत पुरानी बातें हैं, और मैं इस बात से इनकार नहीं कर रहा हूं कि प्रवासियों और निवासियों, यानी कि बांग्ल और घोटी के बीच का झगड़ा कुछ कड़वा रहा है, खासकर फुटबॉल के मैदान पर और खाने की मेज पर। लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि घोटी बांग्ल दोनों अब पूरी तरह से मिलजुल कर एक हो गए हैं। इसमें भी कोई शक नहीं कि वामपंथी राजनीति उस समय काफी हद तक मेरे डीएनए का अभिन्न अंग बन गई थी, क्योंकि इसने शरणार्थियों को वो सम्मान दिया जिसके वे हकदार थे। रोटी, कपड़ा और आश्रय के लिए उनके संघर्ष में उनका साथ दिया। 1971 में बांग्लादेश मुक्ति संग्राम के दौरान फिर से शरणार्थी आए। वे अब भी आते रहते हैं। कलकत्ता कभी किसी को वापस नहीं लौटाता। सो तो है ही, और साथ में उन सब को कबाब और बिरयानी भी जरूर चखाता है। कलकत्ता अगर एक और पराजित व्यक्ति को शरण नहीं दी होती तो शायद ये बिरयानी भी यहाँ नहीं मिलती। मतलब तुम किसकी बात कर रहे हो? वाजिद अली शाह, अवध के नवाब। (1856) में अंग्रेजों ने बिना किसी लड़ाई के उन्हें गद्दी से हटाकर निर्वासित कर दिया कलकत्ता में। उन्होंने डेरा डाला मेटिया बुरुज में। धीरे धीरे संस्कृति में, कपड़ों में और खान पान में मेटिया बुरुज छोटा लखनऊ बन गया। इस प्रक्रिया में स्थानीय संगीत और नृत्य भी प्रभावित हुए, लेकिन उससे कई गुना ज्यादा प्रभावित हुए कलकत्ता वालों का खाने का स्वाद और खाना पकाने के बर्तन आदि। अभी कलकत्ता की सड़कों के किनारे जो कबाब और बिरयानी की दुकानें दिखाई देती हैं, उनकी जड़ें उस शर्मनाक निर्वासन के इतिहास से जुड़ी है। जीवन धन का कुछ भी व्यर्थ नहीं जाता, कलकत्ता ने सदा शान से ये माना है। लेकिन जब हम 1946 के दंगों को याद करते हैं, तब ये शान शायद फीकी पड़ जाती है। वो भीषण हिंदू मुस्लिम दंगे जो करीब एक हफ्ते तक चले थे। वाकई शर्म से सिर झुक जाता है। पर हाँ, साथ ही हमें ये भी भूलना नहीं चाहिए कि कई हिंदू परिवारों ने उस समय मुसलमानों को आश्रय दिया था, और कई मुसलमानों ने अपने हिंदू मित्रों की जान बचाई थी। कलकत्ता हमेशा उसी जज्बे को संजोकर आगे बढ़ता रहा है। खैर वो छोड़ो। विदेशों में जब रविशंकर और अल्लाह रखा मिलकर अविश्वसनीय संगीत रचना करते हैं, जब वीरेंद्र कृष्ण भद्र का महिषासुर मर्दिनी कानों में बजने लगता है मुस्लिम कलाकारों का अलौकिक वादन के साथ, क्या तब उसी जादुई जज्बे का आभास नहीं होता?
बिल्कुल मेरे दोस्त, सही कहा तुमने। और इसी बात से जादूगर पीसी सरकार को लेकर एक वाकया याद आ गया। एक बार उनका मैजिक शो देखने सब लोग इकट्ठे हो चुके थे। निर्धारित समय के बाद 10 मिनट बीत चुके थे, लेकिन जादूगर साहब का कोई अता पता नहीं। सब लोग बेचैन हो रहे थे। अचानक सबको एक आवाज सुनाई देती है, हियर आई एम। सब लोग आश्चर्यचकित होकर देखते हैं तो वो मंच पर खड़े हैं और कह रहे हैं कि मैं तो सही समय पर ही पहुंचा हूँ। आप लोग अपनी अपनी घड़ी जरा देखिए। हैरान होकर सब लोग जब घड़ी की तरफ देखते हैं तो वाकई में उनकी घड़ियां 10 मिनट पीछे चली गई थी। कुछ भी नहीं बदला है और तुम भी उनके ही जैसे हो, सामूहिक सम्मोहन के उस्ताद। घड़ी की सुई और इतिहास के पन्नों के बीच से गुजरते आगे बढ़ते जा रहे हो। कभी लोग तुम्हारी पूजा करते हैं तो कभी तुम पर व्यंग कसते हैं, पर इन सब के बीच तुम अपनी झिलमिलाती मुस्कान को बरकरार रखते हुए घोषणा करते हो, हियर आई एम। বসে আছে।